नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द BITN यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं SPT एक्ट 1949। JPSC में ये 5 क्वेश्चन का महत्व रखता है, मतलब 10 नंबर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत ही तेज़ी से चलेंगे हम लोग। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स कह सकते हो, उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं क्या है SPT एक्ट का मतलब क्या है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। सबसे पहले इसको जानेंगे कि संथाल परगना के लिए ही ये बस लॉ या कानून अवेलेबल है। संथाल परगना में जो 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा, इन सभी ज़िलों के लिए ये कारगर है SPT एक्ट 1949। संथाल परगना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है दुमका में। सबसे पहले देखते हैं ये आया कब, तो 1 नवंबर 1949 को आया ये। इसको याद रखना सबसे आसान है डेट को। 11 नवंबर को आया कौन सा, CNT एक्ट 1908 में। 15 नवंबर को हमारा झारखंड अलग हुआ। तो दिस आर द थिंग्स कि हम लोग ऐसे सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। टोटल इसमें 9 चैप्टर दिए गए हैं, 72 सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखना स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर 1 में 1 से 4 सेक्शन तक है। सेक्शन 1 में जिसमें दिया हुआ है टाइटल, मतलब इसका नाम और कैसे लाया गया स्टार्ट के बारे में, इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं है। सेक्शन 2 में दिया गया है कि इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर ये भी पावर है, किसी संथाल परगना के किसी भाग से इसको हटाया भी जा सकता है, तो ये पावर लिखा गया है। सेक्शन 4 की बात करेंगे अगर, तो डेफिनेशंस इसमें दी गई है। डिफरेंट वर्ड्स या डिफरेंट जो टर्म्स यूज़ होने वाले हैं इसमें, उसके बारे में डेफिनेशंस दी गई है। डेफिनेशंस में सबसे पहला आता है एबऑरिजिनल या फिर आदिवासी। इसका हिंदी क्या है, आदिवासी। इसमें डेफिनेशन में, इसका डेफिनेशन का क्या मतलब है कि ऐसे कास्ट, ऐसे ट्राइब्स जो कि एबॉरिजिनल या सब ऑरिजिनल ट्राइब्स में इंक्लूडेड हैं, ऐसे ट्राइब्स, उन्हें आदिवासी कहा गया। या फिर दूसरा और क्या है कि जो शेड्यूल्ड बी में जो कास्ट डाले गए हैं, शेड्यूल्ड बी या खंड ख जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें जो कास्ट डाले गए हैं उसको आदिवासी बोलेंगे। तीसरा क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी जिसको कि ये लोग आदिवासी में आ गए हैं, ये कास्ट सब, तो उनको आदिवासी बोलेंगे। तो ये एबॉरिजिनल का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चरल ईयर। एग्रीकल्चरल ईयर में 3 तरह का साल दिया गया, डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। सबसे पहले क्या है, बंगाली ईयर। बंगाली ईयर में जो बैसाख महीना होता है उसका पहले दिन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये एग्रीकल्चरल ईयर के हिसाब से, यहाँ से रिपीटेशन होती है। फसली ईयर में आश्विन या अश्विन का जो पहला दिन है उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अनदर ईयर, अगर कोई एनी अनदर ईयर चलता है इस संथाल परगना के एरिया में, तो वो अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट जो रिपीटेशन ईयर्स की होंगी उसको कहेंगे हम लोग। थर्ड आ जाता है होल्डिंग। होल्डिंग का माने क्या है, जोत, हिंदी में इसको बोलते हैं जोत। इसका डेफिनेशन क्या है कि रैयत के कोई भी पार्ट जिसको वो मतलब जो पार्ट उस रैयत का बिलोंग करता है उसको हम लोग जोत बोलेंगे या होल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। रैयत का भी डेफिनेशन बताएंगे हम लोग। रैयत किसको बोलते हैं, कि रैयत इसको बोलते हैं कि वैसे लोग, वैसे काश्तकार या वैसे किसान समझ लो सिंपल, जो कि लैंड को अधिग्रहण करते हैं, लैंड को अपने ये में रखते हैं और उसके बदले में टैक्स देते हैं, और उस लैंड का उपयोग करते हैं या तो खेती के लिए खुद उपयोग करेंगे या फिर अपने परिवारजनों के लिए उपयोग किया जाएगा। खास विलेज की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है खास विलेज, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है डिफरेंट लास्ट JPSC के एग्जामिनेशन में। इसमें क्या है इसका डेफिनेशन कि ऐसे विलेज, खास विलेज में का डेफिनेशन क्या है कि ऐसे विलेज जिसमें कि कोई मूल रैयत नहीं हो उस समय के लिए, और उसी समय के लिए कोई भी विलेज प्रधान नहीं हो, विलेज हेडमैन नहीं हो, ग्राम प्रधान नहीं हो, तो वैसे को बोलेंगे हम लोग खास विलेज। 2 टर्म याद रखनी है इसमें, मूल रैयत नहीं हो और नो विलेज हेडमैन, तो ये हो गया खास विलेज। नेक्स्ट देखते हैं संथाल सिविल रूल्स। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे ख्याल से। ये क्या है कि देखो, संथाल परगना में क्या किया गया है कि सिविल जस्टिस में, ये जस्टिस सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, जुडिशियल सिस्टम आगे चल के चैप्टर्स में, इसी के आगे चैप्टर में लास्ट तरफ। उसमें क्या है कि डिप्टी कमिश्नर, SDO और कोई भी अधिकारी जो डिप्टी कमिश्नर के पावर को यूज़ करते हैं या फिर उनको पावर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर की तरह, वो सब क्या है, न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यहाँ पर किसी भी काश्तकार को या किसी भी रैयत को कोई प्रॉब्लम आई है, लैंडलॉर्ड को कोई प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्प्यूट सॉल्व होती हैं। तो इसमें क्या करा गया है कि यहाँ पर डायरेक्शन इशूड करी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
है ना, इन सब को जो कि डिप्टी कमिश्नर या ये सब बोल रहे हैं हम, डिप्टी कलेक्टर या एसडीओ, वो कहाँ पर है, वो है सेक्शन 1 क्लॉज 2 करके एसपीटी जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट नहीं, संथाल परगना एक्ट 1855 में सेक्शन 1 और क्लॉज 2 में दिया गया है, वहाँ पर ऐसे डायरेक्शन इशू करे गए हैं। तो ये क्या है, संथाल सिविल रूल्स है। अगला देखते हैं वैकेंट होल्डिंग क्या है। वैकेंट होल्डिंग बोलते हैं खाली जो, जिस ऐसे ये देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे ख्याल से, इसको वैसे होल्डिंग या वैसे ज़मीन का टुकड़ा को वैकेंट होल्डिंग बोलते हैं जो रैयत, मान लो एक रैयत है, मान लो वो क्या हुआ ना, उसका कोई वंशज नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है ना बेटी है, कुछ भी नहीं, ना ही वो किसी को अपने मरने से पहले अपनी ज़मीन को, अपनी जोत को किसी को ट्रांसफ़र करके गया, तो वो मरेगा तो क्या होगा, उसकी ज़मीन खाली हो जाएगी, उसकी ज़मीन पे किसी एक पर्टिकुलर आदमी का हक नहीं होगा। तो वैसे ज़मीन को, वैसे होल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं क्या, वैकेंट होल्डिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन में। अब चैप्टर 2 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे विलेज हेडमैन के बारे में और मूल रैयत के बारे में। डेफिनेटली विलेज हेडमैन या मूल रैयत, थोड़ा बहुत इसमें रोल ऑफ लैंड लॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ना है। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है सेक्शन 5 से लेकर 11 तक है चैप्टर 2 में। 5वां सेक्शन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है 5वां सेक्शन में है, सबसे पहले कि विलेज के हेडमैन को कैसे नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और किसका सबसे पहले किसका पढ़ना है, खास विलेज के। तो खास विलेज का जो हेडमैन है उसको नियुक्त करने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकता है कोई भी रैयत और या फिर लैंडलॉर्ड, किसके पास, तो डिप्टी कमिश्नर के पास। और डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करेंगे ऐसे, ये अपॉइंट करेंगे एक विलेज हेडमैन, और वो भी कंसेंट कितना होगा, तो वो 2/3 ऑफ द जमाबंदी रैयत, मतलब उस गांव में रहने वाले, जिस गांव के लिए विलेज हेडमैन चुनना है, सबसे पहले तो वहाँ के रैयत या हेडमैन, रैयत या लैंडलॉर्ड डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म करेंगे कि साहब यहाँ पे एक विलेज हेडमैन चुन दो। अब विलेज हेडमैन चुनने के लिए उसी गाँव के रैयत के 2/3 मेजोरिटी के साथ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो होंगे वो यहाँ पे एक विलेज हेडमैन अपॉइंट करेंगे। अब विलेज हेडमैन अपॉइंट हो गए खास विलेज के, और एक नॉर्मल विलेज, अब सेक्शन 6 में जो है वो क्या है कि किसी नॉर्मल विलेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे खास विलेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि लैंडलॉर्ड को किसी विलेज हेडमैन के मर जाने के 3 महीने के अंदर ही डीसी को इन्फॉर्म करना होता है, डिप्टी कमिश्नर को। और डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से कोई नए विलेज हेडमैन को नियुक्त करेंगे। 2 तरीके का विलेज हेडमैन देख लिए हम लोग, एक तो खास विलेज और दूसरा खास ग्राम, और दूसरा क्या है कि कोई भी विलेज में हेडमैन मर जाता है तो उसकी कैसे नियुक्ति हो रही है। सेक्शन 7 में बताता है कि अब नियुक्ति हो गई तो विलेज हेडमैन की कुछ कार्य आएंगे, इसके कुछ वर्किंग आएंगे। तो यहाँ नियुक्ति होने के बाद विलेज हेडमैन को एक पट्टा दिया जाता है। पट्टा समझ लीजिए एक फॉर्म होगा, एक एग्रीमेंट होगा जैसा, और उसमें उसको कबीलियतनामा का फॉर्म दिया जाता है और अपॉइंटमेंट के बाद, और उसको भरने के लिए बोला जाता है, मतलब अपनी कार्य को, अपने वर्किंग को वो निभाएंगे, इस तरह का एक फॉर्म दिया जाता है। तो पट्टा और कबूलियत, ये 2 चीज़ याद रखें। आई एम वेरी सॉरी, इधर उधर क्यों फंसा है भाई। तो ये है सेक्शन 7 की बात करेंगे। सेक्शन 8 में क्या दिया गया है कि अब लैंडलॉर्ड की अब विलेज हेडमैन की पूरी तरह से यहाँ पे नियुक्ति हो गई। तो अब लैंडलॉर्ड क्या करेंगे कि जो भी जमाबंदी जो रैयत वहाँ पर होंगे, है ना, उनके रिकॉर्ड्स रहेंगे, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, मतलब हर चीज़ का कि ये लैंड, ये होल्डिंग सॉरी कि ये होल्डिंग इस रैयत का है, ये होल्डिंग इस रैयत का है, यहाँ पे इसका अधिकार है। तो इन सब रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को क्या करेंगे, इनकी कॉपी बनी होगी, एक कॉपी को सप्लाई कर देंगे क्या, वो विलेज हेडमैन को, जो नए विलेज हेडमैन बने हैं उनको। ये कौन करेंगे, ये करेंगे लैंडलॉर्ड साहब वहाँ के। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कि लैंडलॉर्ड का ज़मींदार तो मतलब होता ही है, लेकिन जहाँ पे ज़मींदारी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सरकार को ही, स्टेट गवर्नमेंट को ही लैंडलॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जब भी लैंडलॉर्ड की बात करें तो ये आप ज़मींदार समझ सकते हैं, या लैंडलॉर्ड मतलब सरकार। सेक्शन 9 में क्या बात करी गई है कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ विलेज हेडमैन्स ऑफिस। विलेज हेडमैन, इसमें क्या बोला गया है कि विलेज हेडमैन के पास कोई भी पावर नहीं है अपनी, कि वो अपनी दी हुई ऑफिस को अपने मन मर्जी से कहीं और शिफ्ट कर सके, कहीं और ले जा सके। सेक्शन 10 की बात करेंगे अगर, तो इसमें क्या है कि ओनली रिकॉर्डेड लैंड्स आर टू बी ट्रीटेड एज अ मूल रैयत का जोत और मूल रैयत जोत।
देखो यहाँ पे क्या है, इसमें समझने वाली बात है सेक्शन 10 में कि एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनी होगी। मैंने जो बोला अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना होगा। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में हर चीज़ दी होगी कि ये फलानवे ए रैयत का जो है वो होल्डिंग ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हुआ, अब यही वाला सिर्फ पोर्शन क्या होगा, ट्रांसफरेबल होगा। मतलब क्या कि ए चाहे कभी कि बी को देना है तो बी इतने ज़मीन को दे सकता है, समझ लें। और लेकिन अगर इसके बाद ये ज़मीन समझ लो इतना और ज़मीन है जो वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड है यानी बंजर ज़मीन है। अब ये जो रैयत साहब हैं ये चाहेंगे कि इधर बढ़ा करके इसको भी जोत या फिर कल्टीवेशन के लायक बना दिया जाए, ये वाले एरिया को तो बना सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन तब ये कल्टीवेशन ये जो अदर होगा, अदर देन ये होल्डिंग, ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये वाला है ना, ये पोर्शन, ये होल्डिंग जो होगा, ब्लैक ले लेके, हाँ, ये जो होल्डिंग पोर्शन होगा ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा। लेकिन ये वाला पोर्शन क्या होगा, पहले से जो इसकी रिकॉर्ड में था, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, वो ट्रांसफरेबल होगा। यही क्या है इस वाले का मतलब है। कौन से मतलब, किसका, तो सेक्शन 10 में यही बोला गया है, ठीक है। देखते हैं सेक्शन 11 की बात करते हैं। सेक्शन 11 में क्या बोला गया है, हेडमैन्स रिकॉर्ड फंड। यहाँ पे क्या है कि रिवार्ड फंड, सॉरी, यहाँ पे बोला गया कि विलेज हेडमैन मूल रैयत या रैयत से जो भी फाइन्स के रूप में अचीव की जाएंगी मनी, जो भी फ़ाइन लिए जाएंगे उसको डिपॉजिट कहाँ किया जाएगा, तो हेडमैन्स रिवार्ड फंड करके नाम होगा, उसमें डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो हम लोग हेडमैन और मूल रैयत के बारे में पढ़ लिए हैं, रोल ऑफ रिकॉर्ड लैंडलॉर्ड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। चैप्टर 3 आती है जो रैयत के बारे में, हमें लगता है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, और जो कि 12 से लेकर के 26 है, 12 सेक्शन से स्टार्ट भी होती है और इसमें 12 सेक्शंस हैं भी चैप्टर 3 में। वो याद रखने का तरीका हो सकता है। चैप्टर 3 में रैयत्स के बारे में है जिसमें 12 सेक्शंस दिए गए हैं और 12वां सेक्शन 12 से ही स्टार्ट भी होता है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेक्शन 12 में दिया गया है वो क्लासेस ऑफ रैयत्स के बारे में बोला गया है। क्लासेस ऑफ रैयत्स में क्या है, सबसे पहले रेसिडेंट जमाबंदी, नॉन रेसिडेंट जमाबंदी और नया रैयत, इसको बोलते हैं न्यू रैयत भी। एक एक करके समझते हैं क्या है। रेसिडेंट जमाबंदी का मतलब क्या है कि मान लो कोई ए है रैयत, ठीक है, और कोई बी है जो विलेज, बी नहीं लेते हैं इसको, भी लेते हैं, मान लो भी क्या है, वो विलेज है। अब ये अगर इसी विलेज में रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग, और ये रिकॉर्डेड है ऑब्वियसली, इसकी जो लैंड्स हैं, इसकी जो होल्डिंग्स हैं ए के, वो इस विलेज में है, ठीक है, और ये इसी विलेज में रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेसिडेंट जमाबंदी, मतलब उसी विलेज में रह रहा है। और अगर ये ए जो है इस विलेज में इसका है होल्डिंग और ये इस विलेज में ना रह करके कहीं और रहता है, तब इसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत। और नया या न्यू, ऐसे रिकॉर्ड्स में जिसको नया रैयत या न्यू रैयत के बारे में लिखा ही गया हो, नए नए रैयत बने हों, उनको बोलते हैं हम लोग नया रैयत या न्यू रैयत। तो आप समझ गए क्या है। 13 क्या है, सेक्शन 13 में बोला गया है राइट्स ऑफ रैयत्स रिगार्डिंग यूज़ ऑफ लैंड। इसमें हर तरह का राइट्स दिया गया है रैयत्स को कि अपने लैंड को वो कैसे यूज कर सकता है, एक्सेप्ट कि वो ऐसी चीज़ों का उत्पादन ना करे या फिर ऐसी कोई चीज़ ना करे अपने ज़मीन पर जिससे कि जो ज़मीन की मूल्य जो है, जो ज़मीन का मेन प्राइस है जो वो ख़त्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए, ये चीज़ नहीं कर सकता है। सेक्शन 14 की बात करें अगर, ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन जो भी हाईलाइट करी गई है हमें लगता है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्या है इसमें सेक्शन 40 में कि रैयत्स विल नॉट बी इविक्टेड बाय लैंडलॉर्ड्स एक्सेप्ट डिप्टी कमिश्नर। सिंपल मतलब ही समझ आ गया है ना, कि किसी भी रैयत को लैंडलॉर्ड उसके दखल से हटा नहीं सकता हूँ, उसके होल्डिंग से। अगर हटाना ही है तो डिप्टी कमिश्नर साहब ही हटा सकते हैं, वही हटा सकते हैं, एक है जो डिप्टी कमिश्नर, ठीक। सेक्शन 15 की बात करते हैं। सेक्शन 15 में क्या है, राइट ऑफ रैयत्स रिगार्डिंग मेकिंग ब्रिक्स एंड क्लोथ्स, है ना। इसमें दी गई है कि रैयत, मैंने क्या बोला, चैप्टर 3 में रैयत्स के बारे में लिखा हुआ है, अब इसमें राइट्स ऑफ रैयत के बारे में लिखा हो या उसके बारे में पेनल्टी के बारे में कुछ भी लिखा हो, लेकिन रैयत्स के बारे में लिखा हो रहेगा। तो सेक्शन 15 में क्या है,
कि रैयत को राइट दी गई है कि वो अपने होल्डिंग में कपड़ा या ब्रिक्स का उत्पादन कर सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। समझ रहे हैं, ये रैयत का होल्डिंग है अगर, तो यहाँ पे ईंटा बना सकते हैं वो, या फिर कपड़े के लिए कपास उगा सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं। ये राइट दी गई है। ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पढ़ रहे हैं, संथाल परगना के बारे में पढ़ रहे हैं बस। सेक्शन 16 की बात करी गई है, इसमें भी राइट्स के बारे में बोला गया है रैयत के। तो ये फिशिंग की राइट्स है। सेक्शन 16 में अलग राइट्स के बारे में, फिशिंग कर सकते हैं या टैंक्स बना सकते हैं, टैंक्स यानी तालाब पोखर किसी भी पर्पज़ के लिए, है ना। और इसमें नो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा उसको अलग से टैक्स एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा होल्डिंग के अलावा, ठीक है। इसमें टैक्स तो उनके होल्डिंग की लगती ही हैं, उनके रैयत के जोत है, मान लो ये खेत है, इसका तो टैक्स देते ही हैं वो। लेकिन अगर इसी में ये पॉन्ड बना दिए, है ना, ये तालाब बना दिए, तो मछली पालन करने के लिए सपोज कर लें, तो इसका भी अलग से टैक्स उन्हें नहीं देना पड़ेगा। ये चीज़ राइट दी गई है किसमें, सेक्शन 16 में, संथाल परगना के बारे में। सेक्शन 17 की बात करें अगर, तो राइट ऑफ रैयत्स ऑन ट्रीज़, जैसे किसी भी, मान लो ये फिर से अगर हम रैयत की होल्डिंग बनाते हैं, जोत बनाते हैं या खेत बनाते हैं, अब इसमें क्या किए हैं कि कोई रैयत साहब पेड़ उगा करके रखे हुए हैं, है ना, तो इसमें हर पेड़ का उस रैयत का ही अधिकार है ना, एक्सेप्ट महुआ का पेड़। अगर महुआ का पेड़ होगा तो इसमें रैयत का अधिकार नहीं है। उसको काटने के लिए, उसको बेचने के लिए उन्हें डिप्टी कमिश्नर से राय लेनी पड़ेगी। ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, संथाल परगना के बारे में जो एक्ट बना हुआ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। संथाल परगना के लिए ये वैलिड होगा, ये भी याद रखो। सेक्शन 18 क्या बोलता है, सेक्शन 18 में राइट ऑफ बिल्डिंग है, मतलब अपनी जोत में वो अपनी होल्डिंग में रैयत क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। सेक्शन 19 में क्या है, सेक्शन 19 में डिवीज़न ऑफ होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब मान लो कोई ए है रैयत, इसके 2 पुत्र हैं बी एंड सी, ठीक है, 2 पुत्र हैं, दोनों में इसको डिवाइड करना है लैंड को। तो उसको डिवाइड करने के लिए ऐसा नहीं हो कि ये अपनी मर्ज़ी से अकेले ही डिवीज़न कर देंगे दोनों में, नहीं, इसको डिवीज़न जब करेंगे तब वो प्रेजेंस होगा कौन कौन, लैंडलॉर्ड, हेडमैन उस गांव का, या फिर मूल रैयत। ये लोग के प्रेजेंस में, इन लोगों के कंसेंट से इसका डिवीज़न या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सेक्शन 19 में लिखा गया है। सेक्शन 20 की बात करें अगर, तो सेक्शन 20 में लिखा गया है ट्रांसफ़र ऑफ रैयत्स राइट्स, मतलब रैयत्स के राइट्स का ट्रांसफ़र, उसके अधिकारों का ही ट्रांसफ़र, उसके लैंड्स का नहीं, उसके अधिकारों का ही ट्रांसफ़र। सपोज कर लो कोई ए रैयत है ना, तो ये ट्रांसफ़र अपने अधिकार का कब कर सकते हैं, जबकि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ऐसा लिखा हो कि हाँ ए अपने अधिकार का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर नहीं लिखा हो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, जिसको खतियानी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं। 21 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो सेक्शन 21 में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ रैयत लैंड बाय नॉन एबॉरिजिनल रैयत। ओके, अब यहाँ पे गैर आदिवासी रैयतों की बात करी गई है कि ये अपने लैंड की ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, वो क्या है कि ये उन्हीं ज़मीन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि बारी लैंड कहलाते हैं। एक टाइप ऑफ ज़मीन है संथाल परगना में, इसको बारी लैंड कह रहे हैं। उन्हीं के जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बारी लैंड, याद रख लो, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला, है ना। फर्स्ट कैटेगरी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बारी लैंड है, उनके 1/4 पार्ट को ही ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1/4 पार्ट को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो किन पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखे गए हैं, इन पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक को दे सकते हैं, स्टोर या गोडाउन बनाने के लिए किसी सोसाइटी को दे सकते हैं, या फिर किसी अदर नॉन एबॉरिजिनल या फिर गैर आदिवासी ऑफ संथाल परगना क्षेत्र के ही किसी गैर आदिवासी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये ट्रांसफ़र भी होंगे सिर्फ 6 साल के लिए। 6 साल के बाद अगर चाहें तो फिर से ये ट्रांसफ़रनामा बनाना पड़ेगा, ये उससे ज़्यादा नहीं होगा। सेक्शन 22 की अगर बात करें, तो सेक्शन 22 में हमारे रैयत के बारे में क्या लिखा गया है कि रैयत में मेक ओवर हिज होल्डिंग ट्रांसफरेबल ऑन ट्रस्ट ऑफ कल्टिवेशन। अच्छा हाँ, इसमें क्या लिखा गया है कि कोई भी रैयत किसी दूसरे को ऑन द ट्रस्ट दे सकता है, और किस पर्पज़ के लिए, कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए। अपनी होल्डिंग को किसी दूसरे को टेम्पोररीली बेसिस, मतलब परमानेंटली नहीं, टेम्पोररीली दे सकता है अपने होल्डिंग को
ट्रस्ट बेसिस पे फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, खेती करने के लिए। लेकिन इसमें भी शर्तें हैं, कब दे सकता है वो लिखा गया है। जब तब दे सकता है जब कि कोई रैयत ए, ये विलेज वी है और ये रैयत ए है और ये यहाँ पर ना रह करके किसी भी वजह से कहीं दूर चला गया, यहाँ पे एब्सेंस है या अपनी होल्डिंग का उपयोग नहीं कर पा रहा है, उस केस में। ठीक है। दूसरा क्या कि ए फिज़िकली इनकैपेबल है या फिर सिक है, बीमार है या फिर फिज़िकली फिट नहीं है खेती करने के लिए या होल्डिंग को अपने उपयोग में लाने के लिए। तीसरा क्या है, तीसरा है कि अगर इनके पास जोड़ा जो बैल हैं, हल बैल ही नहीं है इनके पास जोतने के लिए, ज़मीन के पास इनके पास साधन नहीं है खेती करने के लिए, तब उस केस में। तो तीन कारण के तीन केस है जहाँ पे कोई भी रैयत किसी ज़मीन को, अपने होल्डिंग को, अपने ज़मीन को, अपनी जोत को किसी दूसरे को कल्टीवेशन पर्पस के लिए दे सकता है। तो ये हमें लगता है इम्पॉर्टेंट ही होना चाहिए, आई थिंक सो। चलिए आगे देखते हैं क्या सेक्शन 23 क्या है कि एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड्स, रैयतों के जो ज़मीन है, उनके होल्डिंग है, उनका एक्सचेंज हो सकता है संथाल परगना में, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के ही कंसेंट पे, उन्हीं के आदेश पे। ठीक है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। आगे देखो 24 क्या है, सेक्शन 24 की बात करेंगे अगर, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफ़र ऑफ रैयत होल्डिंग। रैयत होल्डिंग अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं, मान लो ये ए का होल्डिंग है ये और ये बी को अपनी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है सब, तो उस केस में क्या कंडीशंस है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। वो क्या कंडीशन है देखते हैं कि टैक्स जो लगेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए वो 2% से कम या 2% के बराबर होना चाहिए, है ना। और रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कहाँ पर, ऑफिस ऑफ लैंडलॉर्ड में ये रजिस्टर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा, ऑफिस ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के ऑफिस में होगा। लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदार या फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऑफिस में होगा। और जो टैक्स लगेंगी यहाँ पर जो 2% से कम होंगी या फिर 50 पैसा से लेकर के 50 रुपये तक होगा, अगर टैक्सेबल ज़मीन हुआ तो, वो होल्डिंग अगर टैक्सेबल हुआ तो। और अगर टैक्सेबल नहीं हुआ, मतलब उस जोत की लगान पहले से नहीं ली जाती हो, अगर नहीं दिया जाता हो, उस केस में वहाँ पर लगान 1 रुपये दिया जाएगा, ये ट्रांसफ़र करने की जो मनी होगी। चैप्टर 4 में क्या है अब देखते हैं। चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, बचा है 6 चैप्टर और, फटाफट देखते हैं। चैप्टर 4 में क्या है, सेक्शन 27 से लेकर 42 तक दिया हुआ है इसमें, और वेस्ट लैंड और एम्प्टी लैंड के बारे में बताया गया। वेस्ट लैंड मतलब बंजर ज़मीन, और एम्प्टी लैंड के बारे में मतलब खाली जोत, एम्प्टी लैंड बताया हमने, है ना, उसके बारे में। चलिए देखते हैं सेक्शन 27 क्या है। सेक्शन 27 से स्टार्ट होता है ये। तो इसमें सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड की बात करिए, बंदोबस्ती। मतलब सेटलमेंट मतलब क्या होता है ना कि वेस्ट लैंड जो है वो ज़मींदार सरकार से ले लेगी किसी तरह से सेटलमेंट करा करके, और फिर उसको टेनेंट्स को देंगी या फिर रैयत्स को देंगी फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, और उससे लगान लेंगे। तो उस केस में क्या होता है, कैसा सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट होता है किससे, पट्टा बेस्ड से, है ना। और पट्टा और अमलनामा, ये पट्टा या अमलनामा इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक पट्टा को मान लो, एक पट्टा समझ लो कि सिंपली कागज़ है, उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ। अब उस पट्टे को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। एक देते हैं कंसर्न्ड रैयत को, है ना, जिस रैयत के लिए वो सेटलमेंट की जा रही है। दूसरा कहाँ देते हैं, डिप्टी कमिश्नर को। तीसरा कहाँ देते हैं, लैंडलॉर्ड को। और चौथा कहाँ देते हैं, विलेज हेडमैन को। याद रखेंगे, पहला कंसर्न्ड रैयत, दूसरा डिप्टी कमिश्नर, तीसरा लैंडलॉर्ड, चौथा विलेज हेडमैन। अब देखो आगे क्या है, अब देखते हैं 28 और 29, ये दोनों हमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने भी छोड़ दिया है इसे। ठीक है, 30 देखते हैं क्या है। 30 में क्या है, वैकेंट होल्डिंग। वैकेंट होल्डिंग मैंने बताया क्या है आपको, वैकेंट होल्डिंग नॉट टू बी सब डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट। मतलब वैकेंट होल्डिंग, जैसे कोई रैयत मर जाता है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसके होल्डिंग का, तो वो वैकेंट होल्डिंग हो जाता है। उसको सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट, मतलब उसको सेटलमेंट के लिए किसी को नहीं दे सकते हैं। और अगर ऐसा करना भी है तो डिप्टी कमिश्नर साहब कर सकते हैं, उनके अप्रूवल से हो सकता है ये। 31 क्या है, सेक्शन 31 ये क्या है, 2 और मोर विलेज हेडमैन्स। अच्छा देखो यहाँ पर क्या जॉइंट सेटलमेंट की बात करते हैं हम लोग, जॉइंट सेटलमेंट की।
और जॉइंट सेटलमेंट किसकी, वेस्ट लैंड की, बंजर भूमि की। इसमें क्या बोलता है कि एक हेडमैन या एक ज़मींदार या एक मूल रैयत नहीं इसमें लेता है, इसमें 2-3 लोग या दो से अधिक लोग अगर मिल करके, 2 से 2 अधिक लोग मतलब विलेज हेडमैन या लैंडलॉर्ड्स या को मूल रैयत है ना, अगर मिल करके 2 या 2 से अधिक लोग, ये इन तीनों में से 2 या 2 से अधिक मिल करके, बहुत बार 2 या 2 से अधिक हो गया यार, समझ गए होगे अब। अगर मिल करके किसी सेटल करते हैं किसी वेस्ट लैंड को, तो उसे जॉइंट सेटलमेंट कहते हैं, या जॉइंटली इसको सेटलमेंट हुआ है ये कहते हैं। ठीक है, 30 ये दिया हुआ है किसमें, 31 में। 32 सेक्शन की बात अगर करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन बिफोर डीसी। अब देखो किसी सेटलमेंट हो गया वेस्ट लैंड का, है ना, या वैकेंट लैंड का, कोई ज़मींदार कर लिया या कोई लैंडलॉर्ड कर लिया या कोई भी कर लिया, तो इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कौन, डीसी के पास, है ना। कोई भी पर्सन को किसी तरह की परेशानी हो, मान लो वेस्ट लैंड बोल करके किसी पर्सन का ही कर दिया गया सेटलमेंट किसी लैंडलॉर्ड के पास, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो वो कंप्लेन कर सकता है, ऑब्जेक्शन दे सकता है। कहाँ, तो डिप्टी कमिश्नर के पास। मतलब डिप्टी कमिश्नर हैज़ ह्यूज रोल इन दिस संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। हम लोग जुडिशियल वाले पोर्शन में भी अभी देखेंगे, इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें, है ना, कि कितना ज़्यादा रोल है उसमें। 33 सेक्शन में क्या है कि सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड इज़ लायबल टू सेट असाइड नॉट कल्टिवेटेड। ये इंपॉर्टेंट बहुत हमारे ख्याल से। अगर वेस्ट लैंड का सेटलमेंट हो गया, मान लो ये वेस्ट लैंड है, ठीक है, बंजर भूमि है, इसकी सेटलमेंट कर लेते हैं कोई लैंडलॉर्ड्स या विलेज मैन या विलेज हेडमैन या मूल रैयत, है ना, ये कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने इस वेस्ट लैंड का कल्टीवेशन या किसी भी पर्पस के लिए 5 सालों तक उपयोग में नहीं लाया, तो ये वापस से सेटलमेंट रद्द हो जाएंगी और वापस से ये वेस्ट लैंड बन जाएगा। मतलब है कि सेटलमेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 5 साल याद रखना है यहाँ पर सिंपली बस। 34 नंबर क्या है कि डीसी, सेक्शन 34 की बात कर रहे हैं, पॉइंट नहीं है। सेक्शन 34 में क्या लिखा गया है कि डीसी में सेट अपार्ट विलेज वेस्ट लैंड। ओके, यहाँ पे डीसी का रोल सिंपली डिप्टी कमिश्नर का रोल दिखाया गया है कि ये वेस्ट लैंड को इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा चीज़, जोहर थान, बर्निंग या बरियल ग्राउंड, मतलब कब्रिस्तान या श्मशान घाट, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ये किसी भी वेस्ट लैंड को। कौन, डिप्टी कमिश्नर। लेकिन इनमें क्या होगी, सहमति लेनी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा इनको, किन से, रेसिडेंट जमाबंदी, मतलब उस गांव के, उस विलेज के जो रहने वाले रेसिडेंट रैयत हैं, वहाँ के हेडमैन को और वहाँ के मूल रैयत को, है ना, इन लोगों को इन्हें ये करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा पहले। ठीक है, सहमति लेनी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा। 35 में क्या है, 34 देखें इससे पहले, हाँ 35 नंबर में क्या है, 35 नंबर में कि नो टैक्स ऑन वाटर रिजर्वायर और ऑन इरिगेशन। मतलब इसमें क्या है कि अगर लैंडलॉर्ड या ज़मींदार या स्टेट गवर्नमेंट कोई अगर पॉन्ड बनाती है या फिर कोई रिजर्वायर बनाती है जो कि टैक्स पर्पस, जो कि इरिगेशन पर्पस से हो, सही है, तो इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा रैयत से कोई भी टैक्स नहीं ली जाएगी, एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं ली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 36 क्या है, 36 में क्या दिया गया है कि रिव्यूलेट्स और नालाज ऑन द बाउंड्रीज ऑफ विलेज बर्निंग। ये पढ़ लेना खुद से, मैं समझाता हूँ है क्या एक्चुअली। मान लो ये विलेज है ना, ये विलेज भी है, इसकी ये बाउंड्रीज हैं, है ना। अब ये बाउंड्रीज में अगर मान लो नहर है, नाला है ना, या पौंड है, या फिर कोई मंदिर है यहाँ पर बना हुआ, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को सेटलमेंट के लिए नहीं उपयोग किया जाएगा। मतलब उन्हें लैंडलॉर्ड्स को, विलेज हेडमैन को, मूल रैयत को, इन सब किसी को भी वो सेटलमेंट के द्वारा ज़मीन नहीं दी जाएगी। समझ गया। 37 क्या है, 37 में क्या है कि रैयत्स राइट्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। मतलब कि अपने विलेज में, अपने विलेज के वेस्ट लैंड में इनको कैटल्स, अपने मवेशियों को चराने का पूरा अधिकार दिया गया है रैयत्स को। ठीक है। 38 क्या है, ग्रेजिंग ऑफ लैंड शैल नॉट बी कल्टिवेटेड। और जो ग्रेजिंग लैंड को क्या होगा, जो चराने वाले लैंड्स हैं उनको कल्टिवेट करने का अनुमति नहीं है, ये इनको नहीं करना है। 39 में क्या है, रैयत्स राइट्स टू एक्सकैवेट टैंक्स। रैयत्स की अपनी राइट है कि वो अपने ज़मीन में खुदाई कर सकें,
टैंक बना सके, पॉन्ड बना सके, है ना, और उसके बाद उसमें मछली पालन कर सके। तो और रैयत की और 39 में लिखा गया है कि टैंक बना सकते हैं। 40 में क्या लिखा गया है कि फिशरी पर्पज़ के लिए पोखर बना सकते हैं, खास टैंक, मतलब पोखर भी बना सकते हैं। और इसमें लैंडलॉर्ड मूल रैयत विल नॉट इंटरफेयर, इसमें इंटरफेयर भी नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं लेंगे, ये भी याद रखें, वो पहले ही बताया। 41 आर्टिकल क्या है कि नो सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड इन पहाड़िया विलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है ना। ये जो है इसमें क्या लिखा गया है कि पहाड़िया विलेज हैं जो वहाँ पर संथाल परगना में कुछ विलेज हैं जो पहाड़िया, वहाँ पर सेटलमेंट नहीं की जा सकती है वेस्ट लैंड की विथ नॉन पहाड़िया, मतलब कोई अदर पहाड़िया या अदर देन पहाड़िया कोई भी सेटलमेंट के लिए, चाहे विलेज हेडमैन हो या कुछ भी हो, वो नहीं, उनसे सेटलमेंट नहीं हो सकती है, उनके सेटलमेंट उनके लिए नहीं की जा सकती है वहाँ के लैंड की। 42 क्या है, इजेक्टमेंट ऑफ अ पर्सन। ओके, यहाँ पर है इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम हिज होल्डिंग, मतलब किसी रैयत का जो होल्डिंग है, ये मान लो उसका खेत है, जोत है, उसको हटाना कोई लैंडलॉर्ड नहीं हटा सकता उसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीसी हटा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर हटा सकते हैं, और वो भी अगर वो ऐसा पाएँ कि ये इलीगल तरीके से, गलत तरीके से इस होल्डिंग को अक्वायर करके रखा है। ये 42 में है। 43 में क्या लिखा गया है, 43 में है कि रेंट इन द फॉर्म ऑफ काइंड थिंग्स, वो सब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी या फिर वो सब नहीं लगाया जाएगा लैंडलॉर्ड के द्वारा। लैंडलॉर्ड के द्वारा किसी भी जोत में जो टैक्स होगी वो इन द फॉर्म ऑफ मनी ही होगा, है ना। ये नहीं लिखा गया है, लेकिन 43 में लिखा गया है सिर्फ कि वस्तु के रूप में टैक्स नहीं ली जाएगी। 44 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 45 इंपॉर्टेंट है कि जिसमें लिखा गया है कि पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू ये लिया जाएगा रेंट, ठीक है। 46 क्या है, 46 सेक्शन 46 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है रेंट मेंटेनेंस की बात करी गई है कि लगान चुकाएंगे तो उसका मेंटेनेंस भी तो चाहिए कि इस साल ये रैयत लगान चुका है, अगले साल का इसका बकाया है, ये वो करके, तो वो विलेज हेडमैन करेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सेक्शन 46 में है। 47 की बात करें तो अब ये मान लो पेमेंट कर दी हम लगान का, कि मैं एक रैयत हूँ और मैंने अपने जोत की पेमेंट कर दी, टैक्स दे दिया सरकार को, तो उसको रिसिप्ट देना है सरकार को, है ना, उस पेमेंट का। तो फ्री रिसिप्ट देगी सरकार उस पेमेंट के लिए, रेंट के पेमेंट के लिए, है ना। 48 में क्या लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर रिसिप्ट, वो रिसिप्ट कौन बनाएगी, तो राज्य सरकार बनाएगी। 49 में क्या लिखा हुआ है कि रेंट फर्स्ट, अच्छा ये समझो कि कोई पर्सन है ना, जो कि लैंड होल्डर है या फिर रैयत है, मान लो आर कोई रैयत है, इसकी ये ज़मीन है ना, होल्डिंग है, इसके इधर मैंने क्या बोला था, वेस्ट लैंड है समझ लो। अब इसको भी बाद में ये कल्टीवेटेबल लैंड बना लिया, तो लेकिन इसकी होल्डिंग तो इतनी ही थी, ये ट्रांसफरेबल इतना ही था, ये वाला नॉन ट्रांसफरेबल हो जाता है। इस केस में लगान भी जो वसूला जाएगा वो पहले इस होल्डिंग की लगान वसूली जाएगी, बाद में इसका चिंता किया जाएगा, बाद में इसके बारे में सोचा जाएगा। 50 क्या है, सेक्शन 50 में लिखा गया रिडक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। डिप्यूटी कमिश्नर साहब हैं जो रिडक्शन कर सकते हैं रेंट में, लगान में, कौन से, कुछ स्पेशल वहाँ पे प्रोविज़न, कुछ स्पेशल रीजंस हैं, उन सब रीजंस के लिए वो रिडक्शन कर सकते हैं रेंट पे। कौन कौन सा है, पहला, मान लो कोई नेचुरल आपदा या नेचुरल फिनोमेना हो जाती है जिससे कि जो ज़मीन है, किसी रैयत की होल्डिंग है, उसमें मिट्टी के ऊपर सैंड आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसी फिनोमेना हो जाती है जिससे उपजाऊ शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है ज़मीन की, है ना, कल्टीवेशन का प्रोडक्शन में कमी आ जाता है, उस केस में रिडक्शन किया जा सकता है डीसी के द्वारा लगान में, टैक्स में। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लो सपोज करो कि ये पूरा एक विलेज है ना, ये विलेज है, इसमें से बहुत सारे रैयत हैं, R1 R2 R3 R4, है ना, और इसका एक लैंडलॉर्ड है L, ठीक है, ये वो यहाँ पे है। अब क्या हुआ कि कुछ कारणों से जो इरिगेशन सिस्टम थी यहाँ पर वो फेल हो गई, ठीक है। अब इस गांव में ये इन रैयतों के बीच 4 रैयत हैं, तो ये क्या करेंगे, इसके पास नोटिस देंगे लैंडलॉर्ड के पास, लैंडलॉर्ड सरकार भी हो सकती है, ज़मींदार भी हो सकती है, इनके पास नोटिस देंगे कि भाई साहब ये ठीक करा दो, हम लोग आपको टैक्स देते हैं,
जिस दिन नोटिस दिए उसके 6 महीने के भीतर अगर ये लैंडलॉर्ड साहब ने ठीक नहीं कराया, ये फैसिलिटी वापस से इरिगेशन की नहीं दी, उस केस में भी डीसी क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रेंट कम कर सकते हैं। तो मेन जो मुद्दा क्या है यहाँ पे 6 मंथ का है, वो याद रखने की चीज़ है ना। डीसी रेंट कम कर सकती है। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा में क्या कर सकता है कि मान लो सडनली किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आया, या फिर डिमांड सप्लाई वेजिटेबल्स की या किसी भी खाद्यान्न वस्तु की बहुत बढ़ गई, तो प्राइस में कमी आ गई, तो उस केस में भी डीसी साहब चाहेंगे तो वहाँ पे टैक्स का रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। 51 में क्या है, 51 में है कि ड्यूरेशन ऑफ रेंट रिडक्शन। ये ड्यूरेशन कितने दिन का होगा कि रेंट रिडक्शन तो हो गया इन सब 3 कारणों से, अब लेकिन कितने दिन तक रेंट रिडक्टेड रहेगा, तो वो रिडक्शन का ड्यूरेशन होगा कि जब तक फ्रेश कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं तैयार की जाती है। ठीक है। 52 में क्या लिखा गया है, सेक्शन 52 में जो धारा 52 है उसमें लिखा गया है कि पेनल्टी अगर किसमें, लैंडलॉर्ड के ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर लैंडलॉर्ड अपने रैयत से, किसी रैयत से अदर देन टैक्स अगर वसूलता है ना, अदर देन टैक्स अगर वसूलता है तो उसमें पेनल्टी लगेगी, उसको फाइन देना पड़ेगा। अब चैप्टर 6 की बात करते हैं जिसमें लिखा गया है एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स के द्वारा एक्विजिशन ऑफ लैंड मतलब अधिग्रहण, भूमियों का अधिग्रहण करना, ये चैप्टर 6 में लिखी गई है। इसमें एक ही धारा है, सेक्शन है, जो कि है 53, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब, ये देख लो कैसे इंपॉर्टेंट है। 53 में क्या लिखा गया है, फॉर बिल्डिंग एंड अदर पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए लैंडलॉर्ड ले सकते हैं भूमि अधिग्रहण को। पर्पस कौन कौन सा है वो हम बताते हैं पहले आपको। अदर पर्पस में, अदर पर्पस में आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदार और सरकार दोनों भी, तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कहाँ पे सरकार का रोल है, कहाँ पे ज़मींदार का है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है, अगर मान लो इरिगेशन पर्पस के लिए कुछ बनाना है, रिजर्वायर या कुछ भी, उसके लिए ले सकती है। एग्रीकल्चरल रिलेटेड के लिए, ये सब लिखी हुई है, एग्रीकल्चरल रिलेटेड के लिए कुछ भी लेना इसको चाहिए तो वो उसके लिए पर्पस के लिए लैंड एक्विजिशन कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए तो, या फिर एनी नेशनल इंटरेस्ट में कुछ रहा तो सरकारें ले सकती हैं, या फिर लैंडलॉर्ड से इसको ग्रहण कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन मात्र ये है कि अगर ये मान लो ले लिया इन्होंने ज़मीन, ठीक है, और ज़मीन अधिग्रहण करने के 5 साल के भीतर, 5 साल के भीतर जिस पर्पस से ज़मीन को लिया था वो पर्पस को अगर नहीं अचीव किया गया तो वो ज़मीन वापस से उसके अधिग्रहण क्षेत्र से, अधिग्रहण से, एक्विजिशन एरिया से, या फिर उनके नहीं रह जाएंगे, अधिग्रहण से वो ख़त्म हो जाएगा, वापस से वो जिनका है ओरिजिनली, जिनका था रैयतों का, उनके पास चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 5 साल याद रखना है, इस वाले इंपॉर्टेंट है। 53 आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें 5 ही याद रखना है, 5 साल बस, ये हो सकता है। ठीक है। चैप्टर 7 की बात करें जिसमें 54 से लेकर 63 आर्टिकल दिए हुए हैं, जिसमें जुडिशियल प्रोसीजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 54 में क्या लिखा गया है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि ये रूल्स रिगार्डिंग प्रोसीजर बना सकें, मतलब ये जुडिशियल प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं उसको बनाने का पावर किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को। 54 में ये लिखा गया है। 55 में क्या लिखा हुआ है कि सक्सेसिव सूट मतलब लगातार, है ना, सक्सेसिव सूट्स केस बना सकती है रैयतों के अगेंस्ट कोई भी लैंडलॉर्ड्स, है ना, फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट। ये सक्सेसिव सूट कैसे बना सकती है, कब कब बना सकती है, कब कब केस कर सकती है रैयतों के खिलाफ, वो लिखा गया है। कि इसमें क्या है कि अगर मान लो कोई लैंडलॉर्ड साहब एल हैं, है ना, वो कोई सी रैयत आर क्या किया कि इनको रेंट नहीं दिया, ठीक है, तो ये मांगते मांगते थक गए। अब ये मांगते मांगते थक गए तो ये डीसी साहब के पास गए और डिप्टी कमिश्नर के सब पास और बोले कि साहब ये हमें रेंट नहीं दे रहा है, इन पे कोई कार्रवाई करिए। ये बोलेंगे ठीक है कर देंगे। ये ऑर्डर दिए इनको आर को, भाई तुम दे दो इसको रेंट, क्यों नहीं दे रहे हो, ज़मीन यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन ये क्या किया बंदा कि 6 महीने तक फिर से नहीं दिया रेंट, तो ऐसा 6 महीना इसको इंतज़ार करना पड़ेगा, 6 महीने तक लैंडलॉर्ड को। 6 महीने से पहले वापस ऐसा नहीं कि डीसी को जाकर थूरने लगेगा, बोलेगा भाई फिर से वो रेंट नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं। 6 महीने के बाद ही वापस से केस फाइल किया जा सकता है किसी रैयत के खिलाफ फॉर द पर्पस ऑफ रेंट।
है ना। ये है सक्सेसिव सूट्स का मतलब, ये 55 में दिया गया है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, 6 मंथ। उसके बाद क्या है, इजेक्टमेंट्स मतलब इजेक्टमेंट मतलब वही है, सूट्स का इजेक्टमेंट, सूट वही केस का इजेक्टमेंट कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑन हिज डिस्क्रिप्शन। मतलब उनको लगा कि नहीं, लैंडलॉर्ड गलत तरीके से इजेक्टमेंट का सूट्स कर रहा है, मतलब सूट्स डाल रहा है, केस डाल रहा है रैयत पे, तो उसको हटा सकते हैं। हटो, बेकार का तुम बिना मतलब का केस डाल रहे हो। तो ये अपने डिस्क्रिप्शन, अपने पावर में रहते हुए ये हटा सकते हैं। 57 क्या है, 57 में अपील्स के बारे में लिखा गया है कि कोई रैयत या कोई वहाँ का लैंड होल्डर है वो किसको किसको अपील कर सकता है और किस किस प्रोसेस में कर सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्या है, देखो डिप्टी कमिश्नर का यहाँ पर सबसे मेन रोल हम बार बार हम लोग देख रहे हैं ना, डिप्टी कमिश्नर का। लेकिन डिप्टी कमिश्नर हर एक रोल को तो निभा नहीं सकता है, तो ये क्या करते हैं कि अपने रोल्स को किसी और को, अपने पावर्स को, जो डिप्टी कमिश्नर के पावर हैं वो किसी और अधिकारी को दे देते हैं। जैसे डिप्टी कमिश्नर को दे दिए या फिर एसडीओ को दे दिए। अब ये लोग अपना डायरेक्शन देते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं, अपना जजमेंट देते हैं कि ये करो वो करो, मतलब जितने भी केस आ रहे हैं वो। अब इनके खिलाफ़ अगर अपील करनी है तो कैसे होगी। मान लो कि कोई ऑर्डर पास करी गई डिप्टी कलेक्टर के द्वारा, जो कि डिप्टी कमिश्नर का पावर रखता है, ठीक है। उस केस में अगर वो ऑर्डर के खिलाफ़ किसी रैयत को या किसी को जा कर के कंप्लेन करनी है कि नहीं, ये अपील करनी है कि ये गलत कर दिया साहब आपने, इसको फिर से सुना जाए, तो ये कहाँ कर सकता है, वो एसडीओ के पास कर सकता है, सब डिविजनल ऑफिसर के पास। और सब डिविजनल ऑफिसर के पास ऑलरेडी उसके अंदर ही डिप्टी कमिश्नर का पावर वेस्टेड होता है। वेस्टेड मतलब उसके अंदर ही है। वेस्ट मतलब समझते हैं ना, वेस्ट मतलब होती है गंजी, तो अंदर पहनते हैं ना हम लोग गंजी, तो ऑलरेडी वेस्टेड होती है डिप्टी कमिश्नर की पावर एसडीओ के पास, तो उनके पास ये कंप्लेन कर सकते हैं। अगर एसडीओ ने ही अब ऑर्डर दिया हो मान लो, और वही ऑर्डर से संतुष्ट ना हो कोई रैयत, तब कहाँ अपील करे, तो डेफिनेटली वो जिसका पावर रखती है या रखता है एसडीओ, उसके पास कंप्लेन करेंगे, डिप्टी कमिश्नर के पास, ठीक है। अब डिप्टी कमिश्नर ने ही अगर मान लो कोई आदेश दिया हो, तब कहाँ अपील करेंगे, उस केस में कमिश्नर के पास करेंगे। अब सपोज कर लो कमिश्नर ही आदेश दिया हो, तो कहाँ करेंगे अपील। अगर ये फाइनल होगा, इसके बाद अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई जुडिशियल ऑफिशियल अपॉइंट करके रखा है, मतलब किसी जुडिशियल ऑफिशियल को, मतलब नियुक्ति कर करके रखा है न्यायाधिकरण को, है ना, न्याय करने वाले को, तो वहाँ पर फाइनल आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद कोई अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके ये फाइनल ऑर्डर होगा, यहाँ से फाइनल निर्देश मिलेगा, इसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड अपील की चांस। मान लो सेकेंड अपील का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, तो सेकेंड अपील में सारी प्रोसीजर सेम होते हैं कि आप उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर सेकेंड अपील में फाइनल मिल गया जजमेंट आपको जुडिशियल ऑफिशियल से, तो उसके बाद कोई भी कोर्ट आपका फर्दर कहीं पे अपील नहीं लेगा और ये फाइनल होगा। किसी भी जगह पे फिर से कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। रिवीजन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये अपील की ही बात कर रहे हैं, अपील में रिवीजन की बात करेंगे तो क्या होगा। इसमें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर में ऑन हिज ओन नोटिस और अदरवाइज कॉल फॉर रिकॉर्ड, मतलब रिवीजन की बात क्या है ना, कि कोई अपील करे या ना करे, किसी को कोई लेना देना हो या ना हो, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर साहब अपने से किसी मुद्दे पे नज़र रख सकते हैं। उन्हें अचानक से अगर अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने मोशन में अगर उन्हें लगा कि अपने बुद्धि से वो सोचे कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, इसको वापस से रिवीजन में लाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वापस से उस मुद्दे को ले आएंगे रिवीजन में और उसको देखेंगे और फिर से नया ऑर्डर देंगे, है ना। हो सकता है ये अपने ही डिसीजन को फिर से रिव्यू करने लगे, अपने ही इन्हीं के कोर्ट में जो डिसाइड किया हो उसी को अगर मान लो फिर से ये रिवीजन करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ये कहाँ दिया गया है, 59 में। अब 69 में क्या है, 69 में रिव्यू की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या है, कमिश्नर कैन रिव्यू ऑर्डर मेड बाय हिमसेल्फ, मतलब ये रिव्यू कर सकते हैं फिर से। रिवीजन और रिव्यू समथिंग रिलेटेड। रिवीजन में क्या है कि ऑर्डर फिर से दे देंगे वो, ठीक है, और रिव्यू में फिर से अपने ही ऑर्डर दिए हुए को देखेंगे, वो फिर से रिव्यू करेंगे। रिव्यू मतलब फिर से देखेंगे। तो ये किसको किसको देख सकते हैं, जो अपने ऑर्डर दिए हैं उसको, या फिर एनी ऑफिशियल फॉलोइंग अंडर दिस एक्ट, मतलब कमिश्नर क्या है, सबसे ऊपर है ना,
कमिश्नर के अंदर जो भी इसके पावर को या डिप्टी कमिश्नर के पावर को वेस्ट करते हैं, मतलब वेस्ट मतलब ये वाला वेस्ट है, उन सभी के ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं ये। आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल नहीं सेक्शन, धारा 61 में क्या है कि ऑर्डर नॉट रिवाइजेबल ऑन टेक्निकल ग्राउंड, मतलब कोई टेक्निकल अगर प्रॉब्लम हुई थी ऑर्डर के टाइम तो उसको टेक्निकल ग्राउंड के बेसिस पे ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जा सकता है। ये 61 में दिया गया है। तो मेरे ख्याल से कभी कभी लगता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 62 में क्या है, कंट्रोल ओवर डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर, है ना। ये देखो इस पे कंट्रोल किसका है, तो कमिश्नर सुपर बॉस होता है, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कमिश्नर है, इनका कंट्रोल है। ऑब्वियसली कमिश्नर भी हैं जो स्टेट के द्वारा बनाई गई ये एसपीटी एक्ट है, इनके ही अंदर रह के करेंगे काम, लेकिन सुपर बॉस कौन है, कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर का कंट्रोल होता है किन पे, डिप्टी कमिश्नर पे। डिप्टी कमिश्नर का कंट्रोल होता है किस में, तो डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर या फिर कोई भी ऐसा ऑफिशियल जो इनके पावर को एग्जीक्यूट करता है, इनके पावर को वो अपने अंदर एक्सरसाइज करता है, वो इनके डिप्टी कमिश्नर के पावर को वो रखता है या फिर इन्हीं के द्वारा ऑब्वियसली वो पावर दी जाती है। तो इन पर कंट्रोल ऐसा होता है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड उसके बाद एनी ऑफिशियल हु इज़ एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो ये है क्या, कौन से में दिया हुआ है, 62 में दिया हुआ है ये धारा 62 या सेक्शन 62 में। सेक्शन 63 क्या बोलती है, बार टू सुइट्स, मतलब कि जो केसेस होंगी उसमें रोक लगाना, है ना। तो इसमें कौन से केस में रोक लगाना है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के बाद अगर कोई भी जजमेंट एक बार दे दी तो कोई भी कोर्ट में फिर से ये अगर आप वापस अपील करना चाहेंगे, अगर कोर्ट में केस करना चाहेंगे तो वो नहीं लगाई जाएगी, है ना। वो वहाँ पर उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो वहाँ पर नहीं सुना जाएगा। ठीक है, चैप्टर 8 की बात करें तो इसमें 64 से लेकर के 66 तक है और इसमें लिमिटेशंस के बारे में बात करी गई है। तो लिमिटेशंस में क्या क्या है, लिमिटेशंस में पहला है 64 जो कि जनरल रूल ऑफ लिमिटेशंस है, जनरल रूल ऑफ लिमिटेशंस है ना। इसमें क्या है कि नो लिमिटेशंस पीरियड्स अप्लाइड इन दिस एक्ट। यहाँ पे कोई देखो, इसमें दो चीज़ें लिखी गई है यार कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन करने के लिए कि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है एप्लीकेशन करने के लिए, लेकिन फिर से लिखा गया है कि शैल बी 1 ईयर, 1 साल हो सकता है। और सेक्शन 42 के जो अपील्स होंगे उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। सेक्शन 2 में क्या है कि अगर कोई इलीगल रूप से ज़मीन को अक्वायर कर लिया गया है किसी रैयत के द्वारा तो उसको बेदखल करना, उसको एक्सकैवेट करना, जो भी करना, उसको हटाना, समझ लो डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, तो उसके लिए कोई भी लिमिटेशंस पीरियड नहीं है। 65 में क्या लिखा गया है कि लिमिटेशंस फॉर इजेक्टमेंट सूट्स, इसके लिए भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, नहीं सॉरी, इसके लिए लिमिटेशंस हैं। विद इन 2 years ऑफ एप्लीकेशन शुड बी मेड, मतलब किन्हीं को लगा कि ये ज़मीन पर रैयत ने कब्जा कर लिया है जो कि इलीगल है, तो इसमें क्या है कि 2 साल के अंदर उन्हें वापस से ये करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा, तब जाकर के एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डीसी के पास, तब जाकर के ये इन्हें हटाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 65A की बात करें अगर हम लोग, तो 65A में रेंट विद इन 10 years शुड बी पेड टू गवर्नमेंट, है ना। मतलब मान लो कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया गया है कि आपको रेंट पे करना है, मतलब लगान पे करना है, तो लगान को 10 सालों के भीतर सरकार को ये पे करना है, ये 65A में लिखा गया है। 66 में क्या बात करी गई है, 66 में लिमिटेशंस फॉर अपील, अच्छा अपील के रिगार्डिंग जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में लिखी गई है। 1657 में जो अपील करने का प्रोसीजर है उसको 90 डेज़ के अंदर ही अपील करना है, मतलब अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप अपील कर सकते हैं 90 डेज़ के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर, 3 months के अंदर ही कर सकते हैं। और सेक्शन 58 में जो सेकेंड अपील की बात करते हैं वो रैयत या कोई भी अपील सेकेंड में कब कर सकते हैं, तो विद इन 60 days, मतलब समझ गए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है, 90 days 60 days। सोर्स कहाँ पे दिए गए लिमिटेशंस ऑफ अपील, 66 में।
चैप्टर 9 जो लास्ट चैप्टर है उसमें देख लेते हैं फटाफट क्या है। 60 इस चैप्टर 9 में 67 से 72 तक सेक्शंस दिए गए हैं। इसमें मिसलेनियस प्रोविजंस इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा। पेनल्टीज़ के बारे में 67 सेक्शन में लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि 200 रुपये पेनल्टी या 5 रुपये पेनल्टी पर डे दिया जाएगा, पर डे लिया जाएगा। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है ना, लैंडलॉर्ड अगर फेल्ड हो जाता है टू मेंटेन रिपेयर एनी रिजर्वायर, डैम्स, आहरा, पोखर, ये सब चीज़ों को रिपेयर, ड्रेन्स, कैनाल्स, इस सब चीज़ों को, नहर को रिपेयर करने में अगर फेल हो जाता है तो इनसे पेनल्टी लेगी सरकार। वो क्या लेगी, 200 रुपये तो ले ली, लेकिन जब तक ये फिर प्रिपेयर नहीं कर देता है, जब तक ये मेंटेन नहीं कर देता है, तब तक फिर से 5 रुपये हर दिन की पेनल्टी इनसे ली जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 68 की बात अगर करेंगे हम लोग, हाँ सेक्शन 68 की बात करेंगे तो सर्विस ऑफ नोटिस ऑन लैंडलॉर्ड ये दी गई है। सर्विस ऑफ नोटिस ऑन लैंडलॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 69 की बात करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन लैंड्स, कुछ लैंड्स हैं जिसका एक्विजिशन अधिग्रहण लैंडलॉर्ड्स नहीं कर सकते हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। वो कहाँ दिया गया है, 69 में। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है हमसे। 70 की बात करें तो इसमें रिकवरी ऑफ ड्यूज़ की बात करी गई है, मतलब जो ड्यूज़ रह गया है, बकाया है, उसकी रिकवरीज़ की बात करी गई है, ठीक है। तो ये सारी रिकवरी होगी कैसे, जो डिक्री बनी गई है, डिक्री जो दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे डिक्री मतलब होता है रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट, उसी के थ्रू, उसी के तहत ये सारी रिकवरीज होंगी, ठीक है। 71 में क्या है, पावर्स टू मेक रूल्स स्टेट गवर्नमेंट को है ना, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स टू, ऑब्वियसली स्टेट को ही होगी। और उसके बाद 72 में है स्पेशल प्रोसीजर। इसमें क्या है कि एसपीटी एक्ट 1949 जो है वो सबसे पहले संथाल परगना में तो रहेगी, और ये किसी भी दूसरे एक्ट जो ऑलरेडी संथाल परगना में हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस कि ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में लिख दिया गया हो कि कोई दूसरी एक्ट को रद्द किया जाता है इस एक्ट के तहत। मतलब समझ लिया ना, डेफिनेटली समझ लिया। तो ये था वीडियो आज का, कोशिश किया मैंने हर एक चीज़ को समझा देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।